एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें ये आर्टिकल्स आपके सामने हैं एंड विल कवर देम इन डिटेल। सो आई थिंक शुरू करते हैं लेक्चर को। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस सेशन में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, क्या कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं। राइट, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स. सो पहला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग इंडिया फ्रांस रिलेशंस. न्यूज में इसलिए है बिकॉज इस बार 75th रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन. So he visited India and during his visit India और फ्रांस ने बहुत ही significant decisions लिए हैं जिसमें प्राइमरी फोकस रहा है दोनों देशों का ऑन कोलैबोरेशन, डिफेंस सेक्टर के अंदर कोलैबोरेशन. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया और फ्रांस के बायलेटरल रिलेशंस के बारे में पढ़े, कैसे हैं, इकोनॉमिक ऑपरेशन, डिजिटल, कल्चरल, मेराइन, कम्युनिटी, राइट. और ये जो विजिट हुई, इस विजिट के क्या आउटकम्स निकले हैं, चाहे वो डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो रोड मैप हो इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को लेके, डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, राइट, एंड वेरियस अदर थिंग्स जो कि इस कैटेगरी में गिरती हैं, वो सारी हम कवर करेंगे. सो विल टेक इट अप. ये आपके जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल लिंक हो सकता है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज योर हलवा सेरेमनी. कैसी है ये हलवा सेरेमनी, क्यों हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ये सारी बातें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे. डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जीएस पेपर 2 से, आप इसको लिंक कर सकते हो. सारी इसके कंपोनेंट्स, कैसी स्कीम है, टेन्योर, एवरीथिंग विल डिस्कस. स्क्रब टाइफस, एक डिसीज कैसे ट्रांसमिट होती है, किसको होती है, ये सारी डिस्कशन होगी इसके अंदर. सो ये आपके जीएस पेपर 3 से लिंक हो सकता है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो कैसी डिसीज है, कैसे ट्रांसमिट होती है, क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, वो सारी डिस्कशन करेंगे. अगला जो आर्टिकल है, आई वुड से रादर दीज 2 आर्टिकल्स, ये आपके एनवायरमेंट सेक्शन से लिंक करते हैं और मैप के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. अरावली रेंज न्यूज में है तो ये कवर करेंगे, कहाँ पड़ती है, और बेसिकली ये रिवर्स एसोसिएटेड हाईएस्ट पॉइंट, इसकी फॉर्मेशन आपके ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ी होगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व. तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में भी इसकी लोकेशन, वेजिटेशन, फ्लोरा, फना, ये सारे डिस्कशन करेंगे इफ टाइम परमिट्स, राइट. सो अदरवाइज आई टेक दिस टाइगर रिजर्व ऑन मंडे, डोंट वरी, बट अगर टाइम हुआ तो डेफिनेटली आई टेक इट अप. तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो हमें आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करने हैं. सो आई थिंक लेट्स बिगिन. कोई भी डाउट हो इन बिटवीन द लेक्चर तो बाय द एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हैं. एंड मेक श्योर कि जब भी आप सेशन देखें, वेदर यू राइट एनीथिंग और नॉट, बट एक पेन एंड पेपर जरूर होना चाहिए. ये अपनी एक आदत डाल लीजिए. ठीक है जी. तो यहाँ पर अब बात करते हैं जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन. ही विजिटेड इंडिया एज द चीफ गेस्ट फॉर 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. और इस विजिट के दौरान इंडिया और फ्रांस ने कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए हैं. प्राइमरी फोकस दोनों देशों का रहा है ऑन एनहांसिंग कोलैबोरेशन इन डिफेंस सेक्टर. तो डिफेंस सेक्टर के अंदर कोलैबोरेशन और ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में के लिए ये पूरा यहाँ पर उन्होंने दे हैव डिस्कस. तो क्या आउटकम्स रहे हैं वो सारे डिस्कशन हम करेंगे. अब रही बात इंडिया और फ्रांस के बायलेटरल रिलेशंस की, तो इंडिया और फ्रांस का एक अच्छा रिलेशनशिप आई वुड से रहा है. डिप्लोमेटिक टाइज रहे हैं सिंस 1948. तो क्लोज और फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं दोनों देशों के, राइट. तो यहाँ पर अगर आप देखें 1998 के अंदर इंडिया और फ्रांस ने अपने इस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया एंड इट लेड टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो गए थे जनवरी 2023 में. ये माइलस्टोन अचीव हो गया था वेयर दे हैव मार्क देयर 25th एनिवर्सरी पिछले साल जनवरी 2023 में. तो ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, राइट, तो इट वॉज फर्स्ट फॉर फ्रांस आउटसाइड यूरोपियन यूनियन. और ये बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल, एक पाइवटल रोल प्ले करती है ये पार्टनरशिप, ताकि इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप और ज्यादा फ्लरिश हो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो.
ठीक है, यहाँ पर फ्रेंच के प्रेसिडेंट का एज अ चीफ गेस्ट फॉर द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आना, ये आई एम सॉरी, ये एक बायलेटरल रिलेशन को और ज्यादा फ्रेश मोमेंटम देता है, राइट। सो कैसे दोनों देश अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर कोलैबोरेशन को और ज्यादा बोल्स्टर कर सकते हैं, ये विजिट उसको भी हाईलाइट करती है, राइट। तो यहाँ पर दिस कमिटमेंट टू एनहांस कोऑपरेशन इन द डिफेंस सेक्टर, ऑब्वियसली इससे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और एक दोनों देशों के बीच में आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो भी और बढ़ता है, राइट। सो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फ्रांस की कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन। देखो, कॉपरेशन बोले तो मैं अगर आपको पहले इकोनॉमिक कॉपरेशन से पहले अगर मैं आपको, जब हम डिफेंस कर ही रहे हैं तो मैं डिफेंस कॉपरेशन की बात कर लेती हूँ। नाउ एज फार एज डिफेंस कॉपरेशन इज कंसर्न, 2006 में 2006 के अंदर एग्रीमेंट ऑन डिफेंस कॉपरेशन, द 2006 एग्रीमेंट ऑन डिफेंस कॉपरेशन, इट एक्सटेंडेड फॉर अनदर डेकेड और वो हो गया था टिल 2016, राइट। तो यहां पर अगर आपको याद हो द प्रोक्योरमेंट ऑफ राफेल जेट्स, तो ये ऑब्वियसली आपके कोलैबोरेशन को और ज्यादा एक डेप्थ प्रोवाइड करता है, राइट। ओपनिंग ऑफ DRDO ऑफिस इन द एम्बेसी इन 2023, सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स दैट highlights defense cooperation and they enhance technological cooperation in defense as well, right। तो एक robust foundation है for defense अगर मैं बात करूं for defense collaboration में। फिर बात करूं अगर मैं space cooperation की, स्पेस कॉपरेशन में भी आप देखिए इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी, उनके काफी जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स रहे हैं, राइट। सो 2022 का एक एग्जाम्पल है ऑफ दिस कोलैबोरेशन, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम फ्रेंच गुयाना, राइट। तो ये स्पेस कॉपरेशन में भी दोनों देश आपस में काफी जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक कॉपरेशन में अगर आप देखो तो दोनों देश जो है इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड एक्टिविटीज दोनों में रही हैं। दोनों कंट्रीज एंगेज्ड इन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल कॉपरेशन, राइट, जैसे कि IT कॉरिडोर्स हो गए, स्मार्ट सिटीज हो गई, रेलवेज, कैपिटल, ट्रेड एक्सचेंज, स्किल डेवलपमेंट। तो बायलेटरल ट्रेड जो है 2022-23 के अंदर इट वॉज एन इम्प्रेसिव 13.4 बिलियन का नंबर रहा है और ये पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, 7.72% का इंक्रीज देखने को मिला है। फ्रांस जो है वो emerged as 11th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। FDI इनफ्लो अगर आप देखो 2000 से 2023 तक वो रहा है $10.5 बिलियन। तो इकोनॉमिक ऑपरेशन भी अच्छा रहा है। अगर मैं बात करूं डिजिटल कॉपरेशन की, तो नो डाउट डिजिटल कॉपरेशन के अंदर भी कोलैबोरेशन जो रही है इंडिया और फ्रांस की, इट एक्सटेंडेड। अ रोड मैप फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज वाज आउटलाइंड, कब? 2019 में, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू फ्रांस। 2023 के अंदर अगर आप देखो तो UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वाज लॉन्च फ्रॉम आईफिल टावर, राइट। तो ये भी अपने आप में डिजिटल कॉपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। देन यू हैव कल्चर एंड टूरिज्म कॉपरेशन। तो कल्चर एंड टूरिज्म कॉपरेशन के अंदर एग्जाम्पल देखो, नमस्ते फ्रांस कल्चरल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब? 2016 के अंदर, है ना। तो ये कोलैबोरेशन कल्चरल टेपेस्ट्री ऑफ बोथ द नेशंस उसको एनरिच करती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग उसको और ज्यादा फोस्टर करती है और एक दूसरे के हेरिटेज को और ज्यादा एप्रिसिएशन करना इसको भी और ज्यादा बेसिकली डीप करती है, राइट। सो एज फार एज cultural, tourism, defense, space, digital, these सारे corporations are concerned. We have another one, marine and maritime cooperation, right? तो यहाँ पर अगर आप देखिए, so this collaboration between India and France is guided by India-France roadmap on blue economy and ocean governance that was adopted in 2022. ठीक है। कम्युनिटी इन फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस एक होस्ट रहा है ऑफ अ वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी, अराउंड 1,09,000। अब वहां पर अगर आप देखें तो द मेजॉरिटी ऑफ दिस कम्युनिटी हैज इट्स ओरिजिन टू द फ्रेंच एनक्लेव्स, पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे,
चंदेर नगर, तो ये एरिया से डाइवर्स कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है टू द कल्चरल रिचनेस ऑफ फ्रांस, राइट, और ऑब्वियसली इट मेंटेन्स दो स्ट्रॉन्ग टाइज विद देयर इंडियन हेरिटेज एज वेल। तो ये कुछ चीजें हैं। और रही बात अब हमारे विजिट की, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी फोकस जो रहा है रोड मैप फॉर इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का मेन गोल इज टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज for manufacturing military equipment. So the main goal is to find areas to work together on this military equipments, designing, उसकी developing, producing things together, creating supply chains और collaboration in cutting edge technologies, robotics, AI, autonomous vehicle platform, cyber defense, इन सब में आप अपनी और ज़्यादा पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं। So the defense roadmap दोनों एयर टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर करता है, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी को कवर करता है, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस को भी इंक्लूड करता है। ये विजिट ने ये सब चीजों पे भी हाईलाइट किया है। ए न्यू एग्रीमेंट वाज साइंड। Two sides also signed a new agreement for defense space partnership that will see them collaborate on space situational awareness. मतलब एक जॉइंट कमिटमेंट फॉर एडवांसमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, दैट टू फॉर डिफेंस पर्पसेस, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो टाटा एंड एयरबस हेलीकॉप्टर्स हैव जॉइंट फोर्सेस इन एन इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप विच इज एमिंग एट प्रोड्यूसिंग H125 हेलीकॉप्टर्स, राइट। तो ये भी एक चीज है। यहाँ पर इंडिया और फ्रांस आर करंटली इन क्रूशियल नेगोशिएशन फेज फॉर 2 मेजर डिफेंस डील्स, 26 राफेल फाइटर जेट्स एंड 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स। तो डिफेंस सेक्टर में काफी एडवांसमेंट और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कॉर्पोरेशन इन सैटेलाइट लॉन्चेस ऑल्सो। सो एक MOU साइन हुआ है हमारी तरफ से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एक तरफ से फ्रांस का भी। सो दे आर साइनिंग कॉर्पोरेशन इन सैटेलाइट लॉन्चेस। यंग प्रोफेशनल स्कीम की इंट्रोडक्शन जो है वो भी ये दोनों देशों को ऑब्वियसली एजुकेशन सेक्टर के अंदर इट इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप जब भी आप किसी भी बायलेटरल रिलेशन की बात करें तो आपको 360 डिग्री अप्रोच लेनी पड़ेगी। हेल्थ केयर में, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, रिसर्च में, डिफेंस में, डिजिटल में, राइट। तो ये सारी डिस्कशन जो है जब हम बात करें दो बायलेटरल रिलेशंस, मतलब दो कंट्रीज की फॉर द बायलेटरल रिलेशंस, तो मेक श्योर यू हैव दिस 360 डिग्री अप्रोच। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हलवा बट रहा है, हलवा सेरेमनी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन हलवा सेरेमनी रिसेंटली, दैट इज अ ट्रेडिशन ऑब्जर्व बिफोर एनुअल बजट प्रेजेंटेशन। देखो इस बार अब ऐसा है कि पहले अपना इंटरिम बजट आ रहा है। इंटरिम बजट बोले तो 2 महीने के लिए आप लगा सकते हो एक टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि साल भर का बजट नहीं दे सकते, साल बजट का बजट नहीं दे सकते क्योंकि पता नहीं सरकार बदलेगी, सरकार यही रहेगी, इलेक्शंस हैं इस साल, तो इसीलिए पहले क्या है इंटरिम बजट आता है। तो जो इंटरिम बजट है उसको लॉक इन करने से पहले ये हलवा सेरेमनी हो रखी है। सो इट इज अ ट्रेडिशन दैट इज परफॉर्म्ड एवरी ईयर अहेड ऑफ द बजट, राइट। सो ये सिग्निफाई करता है कि जो वेरियस डॉक्यूमेंट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू बजट, उनकी प्रिंटिंग प्रोसेस की इनिशिएशन अब शुरू होगी ऑफिशियल, मतलब बन गया लेकिन अभी उसका फाइनल लॉक इन पीरियड जो है और फाइनल प्रिंटिंग प्रोसेस जो है वो अब शुरू होने जा रहा है। उससे पहले हलवा सेरेमनी हो गई। सो इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ हलवा एक मैसिव कढ़ाई के अंदर, और इट इज देन सर्व टू ऑल दोज जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द बजट मेकिंग। सो जो फाइनेंस मिनिस्टर है शी गोज अहेड विद स्टीयरिंग द कढ़ाई एंड सर्विंग द स्वीट टू ऑफिशियल्स। तो ये आपको देखने को मिलेगा पूरा कुछ इन द बेसमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्रीज नॉर्थ ब्लॉक इन सेंट्रल दिल्ली, जहां पर ये स्पेशल प्रिंटिंग प्रेस इज लोकेटेड, राइट। So it serves as a formal send-off for the ministry officials and staff engagement in preparing the union government's annual financial statement. देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जो बजट के अंदर इन्वॉल्व हैं, दे एंटर अ डेजिग्नेटेड लॉक इन पीरियड, और उस लॉक इन पीरियड के दौरान वो क्या करते हैं, लॉक इन पीरियड एज इन दे आइसोलेट देमसेल्फ। देखो ये बहुत जरूरी है कि बजट डॉक्यूमेंट जो है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, तो उसी के चलते जो मिनिस्टर्स हैं दे isolate themselves within the ministry premises and they cut off from their families, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ उस टाइम फ्रेम के लिए, ताकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है सराउंडिंग द बजट डॉक्यूमेंट वो प्रिजर्व रहे। सो द ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड कि दे स्टे इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कब तक, टिल द फाइनेंस मिनिस्टर फाइनली प्रेजेंट्स द बजट। ठीक है जी, ये हो गई हमारी हलवा सेरेमनी। सॉर्टेड है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हलवा सेरेमनी के बाद मुंह मीठा हो गया, तो टॉप ऑफिशियल्स जो हैं दे आर डेजिग्नेटेड द लॉक इन पीरियड, ऑल्सो दे आइसोलेट देमसेल्व्स। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला आर्टिकल कहता है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में पढ़ने को। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी जब ये आर्टिकल कवर होगा, इसी के बीच में ही। पहले बताने का कोई फायदा नहीं है। जब ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आप पढ़ोगे, जो कि आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करता है, देन यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट एज वेल। ठीक है। अच्छा, यहाँ आज है आपका सैटरडे, तो मेक श्योर कि जो भी आपने कवर किया है दिस वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एज फार एज योर करंट अफेयर्स आर कंसर्न और एनी ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन इज कंसर्न, do revise that. You have Sunday is only for your weekly revision. Don't do anything new, just revise the whole section जो भी आपने किया है this particular week, right? So utilize this weekend in such a manner, don't waste it, don't try anything new. Revision बहुत ज़रूरी है, don't underestimate the power of revision. ठीक है जी। चलिए फिर आगे चलते हैं। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इंसेंटिव देने की बात हो रही है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार का इनिशिएटिव है दैट इज डिजाइंड टू सपोर्ट, टू एनकरेज किसको? the development, the deployment of semiconductor designs in India. तो it offers financial incentives as well as design infrastructure support. ठीक है, मैं इसको आगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूंगी। तो ओवरऑल मुझे पता चला है कुछ कि सेमीकंडक्टर डिजाइन्स की डिप्लॉयमेंट और उसकी डेवलपमेंट के लिए सरकार यहाँ पर दिस पर्टिकुलर स्कीम जो है वो लेकर आई है दैट विल बूस्ट दी सेमीकंडक्टर इनोवेशन। लेकिन न्यूज में इसलिए है बिकॉज इट हैज फेस चैलेंजेस इन मीटिंग इट्स जो इनिशियल टारगेट्स हैं, राइट। तो यहां पर हैविंग अप्रूव्ड ओनली 7 स्टार्टअप्स, सिर्फ 7 स्टार्टअप्स अप्रूव हुए हैं इंस्टेड ऑफ द इंटेंडेड 100 ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो एज फार एज दिस DLI स्कीम इज कंसर्न, इसका प्राइमरी गोल ये है जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं, जो सारी सेमीकंडक्टर डिजाइन में इन्वॉल्व है, उनकी ग्रोथ को फैसिलिटेट करना, उसको नर्चर करना, उन कंपनीज को नर्चर करना। तो स्कीम क्या करती है? स्कीम aims to achieve indigenization in the semiconductor content, यहीं पर यही मैन्युफैक्चरिंग हो, यही प्रोडक्शन हो, यही डिजाइन, राइट। सो सेमीकंडक्टर कंटेंट एंड IP दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स विद इन द कंट्री। सो स्कीम का एम है टू अचीव इंडिजिनाइजेशन इन दैट। सो ऑब्वियसली इससे इंपोर्ट पे आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, यू विल बी सेल्फ रिलायंट एंड इट विल एड टू द वैल्यू इन दी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। सो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक स्ट्रेंथनिंग एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू सेमीकंडक्टर डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो स्टार्टअप्स हैं, जो MSMEs हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद सपोर्ट ताकि वो अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करें इन सेमीकंडक्टर डिजाइन, एंश्योरिंग कि दे हैव नेसेसरी रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सक्सेस। नाउ एज फार एज ये इसके नर्चरिंग एंड फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, इंडिजिनाइजेशन इन सेमीकंडक्टर्स एंड स्टार्टअप्स और MSMEs को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, वो मैंने आपको बता दिया। इस स्कीम की ड्यूरेशन जो है इनिशियली इट इज़ फॉर 3 years फ्रॉम 1 January 2022 से। अब इस स्कीम के कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, राइट। नाउ एज फार एज कॉम्पोनेंट्स आर कंसर्न, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो पहले आप ना इम्प्लीमेंटेशन भी देख लो। जो ये जो DLI स्कीम है ना, जो ऑफर कर रही है ये इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, इट सपोर्ट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन डेवलपमेंट, जिसके अंदर अपना IC, चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप, सिस्टम एंड IP कोर्स। सो ये जो सपोर्ट है इट इज एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, जिसका एम क्या है? ऑब्वियसली एक सेल्फ सस्टेनिंग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कंट्री के अंदर होना। बट अभी डिस्पाइट द एम्बिशियस गोल, स्कीम चैलेंजेस फेस कर रही है in achieving its target of supporting 100 startups. अभी तक के लिए as of now only 7 startups have been approved under this particular scheme. As far as duration is concerned, वो मैंने आपको बताया। इस स्कीम के कंपोनेंट्स पे चलते हैं। स्कीम के कंपोनेंट्स ऐसा कहते हैं कि पहला तो अपना है चिप डिजाइन, एक मिनट, हाँ जी, चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है ये पार्ट इन्वॉल्व कर रहा है क्या? सेटिंग अप इंडिया चिप सेंटर, सेटिंग अप इंडिया चिप सेंटर। सो अंडर दिस CDEC will set up the India Chip Center to host the state of the art design infrastructure,
right? CDEC, Center for Development of Advanced Computing. The purpose is to make advanced infrastructure accessible to the companies. फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, इस कंपोनेंट के अंदर जो एप्लीकेंट्स हैं जो एंगेज हैं सेमीकंडक्टर डिजाइन में, सो दे विल रिसीव द फिजिकल सपोर्ट, जो अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स हैं, एंड द सपोर्ट जो होगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट कवरिंग अप टू 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो कि एप्लीकेंट्स ने किया है. देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ सीलिंग ऑल्सो दैट इज सेट एट 15 करोड़ पर एप्लीकेशन, है ना. चलिए फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज योर डिप्लॉयमेंट लिंक्ड DLI scheme, deployment linked incentive scheme. It will be active for a period of 5 years, subject to the ceiling of 30 करोड़ पर एप्लीकेशन. तो यहाँ पर जो अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर डिजाइन में एंगेज्ड हैं उनको फिजिकल सपोर्ट मिलेगा, रीइंबर्समेंट होगा ऑफ अप टू 50% ऑफ द एलिजिबल एक्सपेंसेस, राइट. कैप्ड मैक्सिमम एट 15 करोड़ रुपीज. तो वो तो पहले वाले का था, ठीक है जी. तो यहां पर अंडर दिस एन इंसेंटिव ऑफ 6% to 4% ऑफ द नेट सेल्स टर्नओवर ऑफ द ओवर 5 years सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 30 करोड़ पर एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड, राइट. तो यहां पर जो भी नेट सेल टर्नओवर होगा ओवर द 5 years उसमें यू विल गेट एन इंसेंटिव ऑफ 6% to 4% ऑफ योर नेट सेल्स. सीलिंग है ऑब्वियसली 30 करोड़ की पर एप्लीकेशन, और यहाँ पर नोडल एजेंसी है वो है अपनी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. अगला जो आर्टिकल है वो है आपके स्क्रब टाइफस को लेके. स्क्रब टाइफस कैसा डिसीज है, क्यों होती है, क्या ट्रांसमिशन है, क्या आप इस कोई वैक्सीन अवेलेबल है. देखो ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है. स्क्रब टाइफस एक इन्फेक्शियस डिसीज है दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और एंटिया टिसूस गैमिशी. सो यहाँ पर तो बैक्टीरिया का ये नाम ध्यान में रख सकते हो, और साथ ही सिंपल सा इतना ध्यान में रख लो कि वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, फंगाई कैसी है ये स्क्रब टाइफस, बैक्टीरियल डिसीज है. इन्फेक्टेड माइट्स से ये होती है ट्रांसमिट. सो यहाँ पर इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू बाइट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड माइट्स. सिम्टम्स में फीवर होगा, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, कभी कभार रैशेस भी होंगे. सीवियर केस के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रेन और लंग्स में इन्फ्लेमेशन, किडनी फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर. तो व्हेन इट इज फेटल ना, इट कैन बी फेटल. तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं. तो फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ दिस डिसीज, ये तो हो गए आपके सिम्टम्स, कैसे ये फैल सकती है. इंक्लूडिंग अगर ऑब्वियसली जब माइट वेक्टर्स हैं जो काटने वाले हैं वो ज़्यादा हो गए, इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हो गए, डोमेस्टिक एनिमल्स या फार्मिंग, देयर इज एक्सपोजर टू आउटडोर एक्टिविटीज एंड ये सारी चीज़ें. द डिसीजन इज मोर कॉमन इन कूलर मंथ्स, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये केसेस आपको जुलाई से नवंबर के बीच में देखने को मिलते हैं. मणिपुर में, सिक्किम में जुलाई से अक्टूबर, दार्जिलिंग में सितंबर टू नवंबर. और ट्रांसमिशन पर्सन से पर्सन नहीं होता है, सिर्फ इट इज इन्फेक्टेड, नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, थ्रू माइट बाइट्स. तो ट्रीटमेंट की बात करूं तो एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन कैन बी यूज इन द पर्सन्स ऑफ एनी एज. कोई वैक्सीन अवेलेबल है इस डिसीज के लिए? नहीं, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट आर्टिकल एंड द लास्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग अरावली रेंज. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपॉइंट दैट अगर स्टेट ऑफ राजस्थान को लगता है कि माइनिंग एक्टिविटीज अरावली रेंज के पास थ्रेट हो सकती है एनवायरमेंट को, सो देन दे कैन प्रिवेंट द माइनिंग एक्टिविटीज इन द अरावली रेंज. अरावली रेंज जो है आपको आपके मैप में लोकेट करनी पड़ेगी, बिना मैप के कोई बात नहीं बनती है. तो इसीलिए मैप जरूर आज देख लें, ये आपका होमवर्क है. माउंटेन रेंज है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पड़ती है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड की, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रन करती है, स्टार्टिंग नियर दी दिल्ली और हरियाणा राजस्थान को ये पास करती है, गुजरात में ये एंड कर जाती है. अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है अपना गुरु शिखर, right, which stands at an elevation of 5,650 feet on Mount Arbuda. It is 15 kilometer from Mount Mount Abu. तो Mount Abu एक पॉपुलर हिल स्टेशन है अरावली रेंज में. 3 मेजर रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं अरावली से, बानस, साहिबी रिवर्स विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, और एक लूनी रिवर जो कि फ्लो करती है इनटू द रन ऑफ कच्छ. अरावली जो है वो थार डेजर्ट को सेपरेट करती है फ्रॉम द प्लेटूज ऑफ ईस्टर्न Rajasthan. So it acts as an edge which separates.
फॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पर ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ड्यूरिंग द प्रेटरोजोइक एरा, तब ये एरा, तभी तो हम इसको बोल रहे हैं ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, राइट। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन शील्ड दैट वाज फॉर्म फ्रॉम अ सीरीज ऑफ कैटाटोनिक कॉलिजन्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉलिजन के चलते बनी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो अरावलीज पहले तो दे वर एक्सट्रीमली हाई, लेकिन वेदरिंग के चलते ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दे हैव वॉर्न डाउन। तो ये इसका फॉर्मेशन है। मैप में इसको जरूर देख लेना, जब तक मैप में नहीं देखोगे आसपास तब तक कोई फायदा नहीं होगा। और रही बात रिचनेस की, सो द रेंज इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर, जिंक, लेड। और आसपास नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आप देखिए तो सरिस्का नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ सेंचुरी, माउंट आबू सेंचुरी, यहाँ आपको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि फॉल करते हैं विद इन द बेल्ट ऑफ अरावली हिल्स। सो ये जो अरावली हिल्स हैं ये डिवाइडेड है इन 2 सेक्शंस, सांबर सिरोही रेंजेस एंड सांबर खेतरी रेंजेस, राइट। तो यहाँ पर जो सिरोही रेंज है दैट इज टॉलर, इसके अंदर गुरु शिखर भी आता है। और जो सांबर खेतरी रेंज है इट कंसिस्ट ऑफ 3 रिजेस जो कि डिसकॉन्टिन्यूस है। तो अगर आपसे ये मतलब इन जनरल कहीं पर भी कोई भी सवाल आ जाए बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड इन रेंजेस पे, तो आप एटलीस्ट आपको पता होगा ये अरावली रेंजेस के इट इज डिवाइड इनटू 2 सेक्शंस, राइट। ये था इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन क्लियर हो गया हो। स्टिल कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।